मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदन बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। ज्योति जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। ये 15 नंबर है ना, ये सहस्त्र है कि सहस्र? सहस्त्र है, शब्द है सहस्त्र और उसमें आयाम सहस्त्रायाम। आयाम का मतलब है विस्तार, लंबाई। आयाम का मतलब विस्तार, हाँ लंबाई। ये है सहस्त्र और फिर आयाम। ये दो शब्द हैं, सहस्त्र और आयाम। तो ये आ को इधर प्लस हो गया, ये तो ये बन गया ऐसे सहस्त्रायाम। तो सहस्त्र का मतलब है 1000, 1000 और आयाम यानी लंबाई। जो पहला सरोवर है वो 1000 योजन की लंबाई वाला है और तदर्ध उसकी आधा उसका विष्कम्भ यानी उसकी चौड़ाई। 1000 योजन की लंबाई है, उसकी आधी उसकी चौड़ाई है, 500 योजन की चौड़ाई है। ऐसा एक बार इसको बोलिए ना। ये प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भोरधः। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भोरधः। ठीक है, चलिए देखिए, कल हमने देखा था विदेह क्षेत्र तक हम पहुंच गए थे और जम्बू द्वीप के 78 जिनालय भी हमने देख लिए थे। जम्बू द्वीप में किस तरह से 78 जिनालय होते हैं। ये जम्बू द्वीप है और देखिए ये जम्बू द्वीप है। अभी अपन पहले एक बार 78 जिनालों की वंदना कर ले, कहाँ कहाँ है। कि सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे सुमेरु पर्वत से। सुमेरु पर्वत पर कितने जिनालय हैं? 16 जिनालय सुमेरु पर्वत के। इसके बाद में ये 1, 2, 3 और 4 गर्जन पर्वत सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए हैं और हर गर्जन पर्वत पर एक एक अकृत्रिम जिनालय यहाँ दिया गया है। देखिए ये आपको अपने नक्शे में ये पीले रंग के ऐसे मंदिर जैसे बने हुए हैं। जहां जहां ये बने हुए हैं ये अकृत्रिम जिनालय के इंडिकेटर हैं, वो बताने वाले हैं। तो 16 सुमेरु पर्वत के जिनालय, 4 गर्जन के 20। इसके बाद में 1 जिनालय जम्बू वृक्ष पे, 1 जिनालय शालमली वृक्ष पे, ये हो गए 22। फिर आगे अपन बढ़ेंगे इधर विदेह क्षेत्र की तरफ। तो विदेह क्षेत्र में है 16 वक्षार पर्वत। 16 वक्षार पर्वत हैं, दोनों पूर्व पश्चिम दोनों विदेह क्षेत्र को मिलाएंगे अपन। तो 8 वक्षार पर्वत हैं पूर्व विदेह में और 8 वक्षार पर्वत हैं पश्चिम विदेह में। तो टोटल विदेह क्षेत्र में वक्षार पर्वत हैं 16 और एक एक वक्षार पर्वत पर एक एक अकृत्रिम जिनालय। ये देखिए नदी की साइड पे ये यहाँ ये वक्षार पर्वत हैं और नदी की साइड पे ये एक मंदिर जैसा यहाँ बना हुआ है सभी पर्वतों पे। तो ये 16 जिनालय वक्षार पर्वत संबंधी हो गए। तो कितने प्लस किए थे अपन ने? 22।
16 और 4 20 और 2 22 और 22 और ये 16 वक्षार पर्वत के। तो ये हो गए अपने पास में 38 अकृत्रिम जिनालय। फिर आगे हमने देखा था कि ये विदेह क्षेत्र में ये 4 यानी पूर्व विदेह क्षेत्र के सीता नदी के उत्तरी तट पे हमने देखा कि ये 4 वक्षार पर्वत यहाँ पर हैं और 4 वक्षार पर्वतों के बीच में एक एक नदियां और हैं। 4 तो वक्षार पर्वत हैं और उनके बीच में एक एक नदियां हैं। ये नदियों को क्या कहते हैं? विभंगा नदी। विभंगा नदी। 4 वक्षार पर्वत हैं विदेह क्षेत्र में। 4 कहाँ हैं? यानी टोटल तो 16 है, लेकिन हम एक एरिया देख रहे हैं अभी केवल सीता नदी के उत्तर तट पे। अगर हम देखते हैं और सारे को देखेंगे तो 16 वक्षार पर्वत हैं और 16 वक्षार पर्वतों के बीच में 12 नदियां हैं। 3 सीता नदी के उत्तरी तट पर हैं, 3 सीता नदी के दक्षिणी तट पर हैं, 3 सीतोदा के उत्तरी तट पर हैं और 3 सीतोदा के दक्षिणी तट पर हैं। देखिए कैसे हैं, ये दिख रही है आपको। ये एक नदी यहाँ पश्चिम विदेह क्षेत्र में ये एक नदी है। ये कुंड अपने को आसानी से दिख जाएंगे। कुंड से समझ लीजिए वो नदी भी, क्योंकि कुंड से निकल रही है। नील पर्वत पर विभंगा कुंड है, इसी तरह से निषद पर्वत पर भी विभंगा कुंड है और इन कुंडों से नदियां निकल रही हैं। तो ये कुंड कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6 कुंड हैं नील पर्वत पे। इसी तरह से 6 कुंड हैं निषद पर्वत पे। तो 6 और 6 12। इस तरह से 12 विभंगा नदियां यहाँ पूर्व और पश्चिम विदेह क्षेत्र में मिलाकर बहती हैं। तो इन विभंगा नदियों के कारण और 16 वक्षार पर्वत हैं और 4 विभंगा नदियां हैं। कितने हो गए? 4 नहीं, सॉरी, 12 विभंगा नदियां हैं। तो ये सब मिलके कितने हो गए अपने पास में? 16 और 12, 28 हो गए। अभी ये 28 अपन ने ऐसे अगर लाइन खींचेंगे, लेकिन ये एक्चुअल में एक साथ 28 नहीं है। ये 8 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यानी 7 के पार्ट्स में है। कैसे है, समझ में आ रहा है? ये देखिए इधर अभी रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ हाँ, इसकी भी रिकॉर्डिंग मैंने पॉज कर रखी है। देखिए ये अपन ने एक हिस्सा बनाया था। जैसे अभी पूरा अपन विदेह क्षेत्र देखें, ये सुमेरु पर्वत है और ये बीच का उत्तर कुरु देवकुरु। तो अभी और यहाँ बीच में है नदियां, ये सीता और सीतोदा। ये इस तरह से कुछ रचना है। ये पूर्व विदेह और ये पश्चिम विदेह। तो पूर्व विदेह में अभी टोटल इसके यानी अपने को लाइन खींचनी है 28 लाइनें। 28 लाइन से पार्ट कितने होंगे? 28 लाइन एक साथ नहीं खींचनी है। कल हमने देखा था कि हमने एक लाइन खींची थी तो 2 पार्ट हो गए थे, है ना? और फिर हमने 7 लाइनें खींची तो उसके 8 पार्ट हो गए। तो यदि हम एक साथ 28 लाइनें खींचेंगे तो उसके 29 ही पार्ट होंगे। लेकिन हमको एक साथ नहीं खींचनी है, हमको 4 बार में खींचनी है। तो एक जगह 7 लाइन, फिर दूसरी जगह 7 लाइन, फिर तीसरी जगह 7 लाइन, चौथी जगह 7 लाइन। तो 7 लाइन खींचेंगे तो इसके 8 पार्ट, इसके 8, इसके 8 और इसके 8, ऐसे 8 देश करके 32 देश हमने देखे थे। देखिए ये पूर्व विदेह में ये वक्षार पर्वत है, 1 2 3 और ये 4, ये 4 वक्षार पर्वत हैं। अब इन वक्षार पर्वतों के बीच में यहाँ ये 3 नदियां बह रही है, 1 2 और ये 3। अभी तो अपन ने छोटा लिया है तो इसे बहुत छोटा बन गया। तो अब इसके 8 पार्ट हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये कहलाते हैं विदेह क्षेत्र के 8 देश। ये 8 कैसे बने हैं?
ये सीता नदी के उत्तरी तट पे 8 देश हैं और ये 4 वक्षार और 3 विभंगा। 4 क्या चीज बनी है? हाँ जी, 8 क्या चीज बनाई है? 8 देश, 8 देश। ये 4 वक्षार और 3 विभंगा नदी। ये एक साइड में, टोटल पूरा अभी हम नहीं देख रहे, एक तरफ का पूर्व विदेह में भी सीता नदी के उत्तर तट पर ऐसा। तो ये 4 वक्षार और 3 विभंगा नदियों के कारण ये हो गए 8 देश। ऐसे के ऐसे 8 देश हो गए सीता नदी के दक्षिणी तट पर। ये वक्षार पर्वत है, ये 4 वक्षार पर्वत हैं और यहाँ निषद पर्वत से 3 विभंगा नदियां यहाँ पर सीता नदी में आकर मिल रही हैं। तो ये 8 देश यहाँ सीता नदी के दक्षिण तट पर हो गए। और इसी तरह से सेम टू सेम 8 देश सीतोदा, ये इधर पश्चिम साइड में है सीतोदा, ये है सीता। आप लोगों को ये समझ में आता है, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह इतना समझ में आता है सबको। सीता नदी और सीतोदा नदी ये ख्याल में आती है। सीता नदी पूर्व साइड में है, सीतोदा नदी पश्चिम साइड में है। फिर सीता नदी का उत्तरी तट, सीता नदी का दक्षिणी तट, सीतोदा का उत्तरी तट और सीतोदा का दक्षिणी तट। ये इतना ख्याल में आना चाहिए। ये बार बार में हम बोल रहे हैं, ये ख्याल में आना चाहिए। और अब ये एक सीता नदी के उत्तरी तट पे 8 देश, फिर सीता नदी के दक्षिणी तट पे भी 8 देश। इसी तरह सीतोदा की साइड भी पश्चिम विदेह में भी 8 देश और 8 देश। तो ये टोटल मिला के हो गए 32 देश। 32 देश ये टोटल हो गए पूरे विदेह क्षेत्र में। पूर्व और पश्चिम दोनों विदेह क्षेत्र मिला के 32 देश हो गए। अब इन 32 देशों में अभी हम एक देश ले लेते हैं, समझ लीजिए, ये समझ लीजिए 2 देश ले लिए ये अपन ने, ये 2 हैं, ठीक है। वो जो 8 थे ना उनमें से अपन ने 2 निकाल लिए। तो ये पहले नंबर का एक देश है। इसमें भी क्या है कि दो तो यहाँ नदियां आ रही हैं। ये है सीता नदी का उत्तरी तट। पहला देश कहाँ पर है? सीता नदी के उत्तरी तट पर, ये पहला देश, ठीक है। तो ये सीता नदी के उत्तरी तट पर है। तो यहाँ पर्वत कौन सा होगा? पर्वत कौन सा होगा? नील पर्वत। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नील पर्वत, नील पर्वत है। नील पर्वत यहाँ पर है। तो इस नील पर्वत से 2 कुंड और हैं यहाँ पर। और यहाँ से एक तो इधर की तरफ पूर्व की साइड जा रही है गंगा नदी और ये सीता नदी में जाके मिल रही है। पश्चिम की साइड जा रही है सिंधु नदी, सीधी बहेंगी ये ऐसे। गंगा और सिंधु 2 नदियां, पूर्व साइड वाली गंगा है और ये पश्चिम साइड वाली सिंधु है। और बीच में है विजयार्ध पर्वत। ये बीच में विजयार्ध नाम का पर्वत है। विजयार्ध की गुफा से होती हुई ये नदियां निकल रही हैं। तो ये जो एक देश था विदेह क्षेत्र के, हमने अभी 32 देश देखे। उस 32 देशों में से हर देश में इस तरह से ये रचना है। 2 नदियां हैं, एक विजयार्ध पर्वत है। और उसके कारण ये विदेह क्षेत्र के हर देश के 6 खंड हो गए। ये इस तरह से 6 खंड हो गए। तो इनमें से जो ये 5 खंड हैं, ये तो है म्लेच्छ, ये म्लेच्छ, ये म्लेच्छ, ये म्लेच्छ, ये म्लेच्छ, ये भी म्लेच्छ खंड। और ये जो बीच वाला है जिसको हमने 5 नंबर दिया, ये नंबर हमने दिए हैं, ऐसा कोई नंबरिंग इनमें है नहीं। ये जिसको हमने 5 नंबर दिया है, यानी विजयार्ध पर्वत के दक्षिण साइड में बीच में जो है, विजयार्ध का दक्षिण पोर्शन ये हुआ, उसमें बीच वाला जो भाग है वो है आर्यखंड।
ठीक है। तो ये जो यहाँ विजयार्ड पर्वत है, इस विजयार्ड पर्वत की रचना जैसे भरत क्षेत्र में विजयार्ड पर्वत हमने देखा था, 25 योजन ऊंचा, 50 योजन चौड़ा, उस पे 2 कटनियां, पहली कटनी पे विद्याधर रहते हैं, दूसरी कटनी पर व्यंतर रहते हैं, और शिखर पर वहाँ टूके बनी हुई हैं, और जो पूर्व दिशा वाली पहली टोक है उस पर अकृत्रिम जिनालय, सिद्धायतन, सिद्धकूट, अकृत्रिम जिनालय है। तो ये ऐसे 32 देशों में 32 विजयार्ड पर्वत विदेह क्षेत्र में है, और हर विजयार्ड पर्वत पे एक एक अकृत्रिम जिनालय है। तो विदेह क्षेत्र के विजयार्ड तो हो गए अपने पास में, विदेह के विजयार्ड 32, फिर एक विजयार्ड भरत का और एक ऐरावत का। तो इस तरह से टोटल अपने पास विजयार्ड पर्वत कितने हो गए हैं? 34, और हर विजयार्ड पर्वत पे एक एक अकृत्रिम जिनालय है। हर विजयार्ड पर्वत पे एक एक अकृत्रिम जिनालय है, इसलिए जो अपने पास अकृत्रिम जिनालय हैं वो अकृत्रिम जिनालय भी अपने पास में 32 हो गए। तो अभी तक अपन ने कितने प्लस किए थे? 16 सुमेरु के, फिर 4 गजदंतों के, 2 मैं ऐसे लिखती हूँ, हाँ, 16 सुमेरु के, 4 गजदंत के, 2 जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष, और 16 वक्षार, और ये हो गए 34 विजयार्ड पर्वत संबंधी, है ना। तो यहाँ तक का अपना टोटल हो गया है 72। भरत ऐरावत के प्लस करके 34 लिखे हैं, भरत ऐरावत के, हाँ। इसके बाद में, अब इसके बाद में अपने पास हैं 6 कुलाचल, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी। उन एक एक कुलाचल पर एक एक अकृत्रिम जिनालय है, तो 6 अकृत्रिम जिनालय वो। तो इस तरह से पूरे जम्बू द्वीप में 78 जो गिनती वाले हैं, बिना गिनती वाले असंख्यात अकृत्रिम जिनालय हैं, पर ये गिनती वाले ये 78 जिनालय जम्बू द्वीप में होते हैं। ठीक, विदेश क्षेत्र में तो 32 बोलेंगे ना अपन? हाँ, विदेश क्षेत्र में विजयार्ड 32 बोलेंगे, लेकिन जब हम काउंट करते हैं ना तो अलग अलग करने में वो अपने को ही बढ़ती है, यानी याद करने के लिए भी अलग अलग याद करना पड़ता है। पूरा जम्बू द्वीप का हम लेते हैं, तो जम्बू द्वीप में कितने विजयार्ड पर्वत हैं ऐसा आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? जम्बू द्वीप में कितने विजयार्ड हैं? तो जम्बू द्वीप में तो 34 विजयार्ड पर्वत पूछेंगे तो 34 हैं, पूरे में लेंगे। और विदेह क्षेत्र में कितने विजयार्ड हैं तो वहाँ 32 बोलेंगे। हाँ, भारती आंटी बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन था कि पूर्व विदेह में गंगा और सिंधु बहती है ना, और पश्चिम विदेह में कौन सी नदियाँ? नहीं, देखिए, पूर्व विदेह में गंगा और सिंधु और पश्चिम में दूसरी, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो ये अभी अपन ने जो बनाया था, ये बीच में सुमेरु और ये सीता सीतोदा, ये विदेह क्षेत्र का ऐसा नक्शा है। तो ये है पूर्व विदेह, ये है पश्चिम विदेह। तो पूर्व विदेह में और पश्चिम विदेह में, दोनों ही विदेह में जो उत्तर साइड है, पूर्व विदेह में भी उत्तर सीता नदी के उत्तर की साइड, और पश्चिम विदेह में भी सीतोदा के उत्तर की साइड। उत्तर की साइड तो बहती हैं गंगा और सिंधु, और जो दक्षिण वाले पोर्शन है, सीता का दक्षिण भाग और सीतोदा का दक्षिण भाग, यहाँ बहती है रक्ता, रक्तोदा। ये जो 6 पार्ट कर रहे हैं ना, यानी ये जो अपन ने देश बनाए, यहाँ पर देश है, यहाँ पर देश है, तो यहाँ पे जो नदियां बह रही है ये गंगा सिंधु है, और यहाँ जो नदियां बह रही है ये रक्ता, रक्तोदा है। इस तरह से ये हर देश में, तीनों देशों में यही आएगी गंगा सिंधु। पूर्व विदेह के उत्तरी तट पे हर देश में गंगा सिंधु है, और पश्चिम विदेह के भी उत्तरी तट पर, सीतोदा के उत्तरी तट पर हर देश में गंगा सिंधु है। और जो सीता और सीतोदा के दक्षिण तट वाले देश हैं उनमें हर देश में रक्ता और रक्तोदा है। आपको याद करने के लिए एक तरीका, मतलब एक स्टाइल अपन सोच सकते हैं कि अपोजिट है। जैसे अपना भरत क्षेत्र किधर है, उत्तर में है कि दक्षिण में है?
दक्षिण में भरत क्षेत्र है, और ऐरावत क्षेत्र कहाँ है? वो उत्तर में है। भरत क्षेत्र में बहती है गंगा सिंधु, है ना, और ऐरावत क्षेत्र में बहती है रक्ता रक्तोदा। अपने को इसको उल्टा कर देना है, जो भरत क्षेत्र दक्षिण में था उसकी वाली नदियां तो उत्तर में पहुंचा देनी है अपने को। याद करने के लिए बता रही हूँ एक तरीका, ऐसा करके याद कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन है। और जो ऐरावत क्षेत्र उत्तर में था, तो ऐरावत क्षेत्र वाली नदियां बह रही है विदेह क्षेत्र के दक्षिण वाले पार्ट में, रक्ता रक्तोदा नाम वाली। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन और हो गया। आपने 34 जम्बूद्वीप के जिनाले बोला, तो वो कैसे होंगे, मतलब वो नहीं समझ में आया। 34 पर्वत की तो 32 है, तो ये 34 कैसे होंगे? विजयार्थ के ही 34 बोले हैं। कहाँ से आवाजें आ रही है? ओ विजयार्थ, भरत ऐरावत। देखिए, ये जो 32 विजयार्थ, 32 देश हैं, 32 देश समझ में आए या नहीं आए आपको मीना चाची? 32 देश समझ में आए या नहीं आए? आ गए वो तो दीदी। 32 34 आपने बोला कि तो जम्बूद्वीप के 34 जिनाले। जम्बूद्वीप के 34 नहीं, जम्बूद्वीप के विजयार्थ संबंधी, जम्बूद्वीप का विजयार्थ। हाँ हाँ, जम्बूद्वीप के विजयार्थ संबंधी। देखिए रुकिए, देखिए ये 32 तो सबको समझ में आ गए। 32 विजयार्थ तो ये विदेह क्षेत्रों में है, और एक आप अलग अलग कर लीजिए, आप लोगों को अलग अलग करना है तो 32 विदेह क्षेत्र के, एक भरत का, एक ऐरावत का। अगर ऐसे सरल लगता है तो ऐसे कर लीजिए, उसमें कोई बात नहीं, संख्या अपनी उतनी आएगी। लेकिन ये 32 विजयार्थ तो विदेह क्षेत्र संबंधी हैं, और एक विजयार्थ पर्वत है भरत क्षेत्र में, ये यहाँ ये ग्रे कलर का दिख रहा है, ये एक विजयार्थ पर्वत है भरत क्षेत्र में, और एक विजयार्थ पर्वत है ऐरावत क्षेत्र में। तो हम जम्बूद्वीप के कुल चैत्यालय नहीं बोल रहे, जम्बूद्वीप के विजयार्थ संबंधी जिनालय कितने होंगे? तो जम्बूद्वीप में विजयार्थ संबंधी टोटल 32 विदेह में, एक भरत में, एक ऐरावत में, तो वो 34 हो रहे हैं। और जम्बूद्वीप के टोटल मतलब सारे करेंगे जम्बूद्वीप के, तो वो टोटल में तो ये सुमेरु के, गजंतों के, जम्बू शाल्मली वृक्ष, वक्षार, ये सब प्लस होंगे, तो वो टोटल तो 78 है। और विजयार्थ संबंधी पूछेंगे, विजयार्थ कितने हैं जम्बूद्वीप में, तो विजयार्थ संबंधी 34 हैं। और फिर भी अलग अलग में इजी लगता है तो अलग अलग कर लीजिए, 32 विदेह क्षेत्र संबंधी विजयार्थ, एक भरत क्षेत्र का, एक ऐरावत क्षेत्र का, ऐसे भी कर सकते हैं। वो तो संख्या अपनी टोटलिंग उतनी ही आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मेरे पास समझ में आया कि सीतोदा नदी तो दक्षिण में है और सीता नदी उत्तर में है, तो फिर ये बार बार उत्तर कैसे आ जाता है उधर सीता नदी? सीता नदी उत्तर दक्षिण में नहीं है, ये सीता नदी तो ये बीच में है, पूर्व पश्चिम है। सीता सीतोदा उत्तर दक्षिण नहीं है। ये देखिए, ये आपको स्क्रीन पे नक्शा दिख रहा होगा, ये नक्शे में मैं कर्सर दिखा रही हूँ। ये सुमेरु पर्वत से इधर सीधे हाथ की तरफ आप देखेंगे तो ये सीता नदी, ये तो ऐसा पूर्व पश्चिम फैली हुई है, उत्तर दक्षिण नहीं है। सीता नदी तो इस तरह से पूर्व पश्चिम बह रही है, सीतोदा भी ऐसे ही बह रही है पूर्व पश्चिम। और ये जो उत्तर दक्षिण नदियां बह रही हैं, ये जो नील पर्वत से और निषद पर्वत से आई हैं, विभंगा नदियां भी और गंगा सिंधु भी। सीतोदा समझ में नहीं आया था, मैंने ये पता नहीं समझ में कौन सी। हाँ, अब आ गया समझ में? ठीक है, ठीक है। तो ये एक देश की रचना, अभी तो अपन ने अकृत्रिम जिनालय गिन लिया। अब ये देशों में क्या है कि जैसा भरत क्षेत्र होता है, 5 लेचखंड है, 1 आर्यखंड है, तो जिस तरह से भरत क्षेत्र में कर्म भूमि होती है, अभी कर्म भूमि बहुभूमि की विशेष बातें हम समझेंगे थोड़े दिन बाद, वैसे ही यहाँ पर लोगों को कमाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, काम करना पड़ता है सब जगह पे।
लेकिन 5 है म्लेच्छ खंड। म्लेच्छ खंडों में कुछ धर्म वरम नहीं होता, यानी वहाँ धर्म के भाव भी नहीं होते, धर्म करने के विचार भी नहीं होते। जैसा हमारे अभी 10 लक्षण पर्व आए ऐसा माहौल होता है, ऐसा म्लेच्छ खंडों में इस तरह का कुछ बाकी सब रहते हैं और सब अपने जैसा ही है, लेकिन वहाँ धर्म, धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक विचार वो कुछ भी नहीं होते, इसलिए उनको म्लेच्छ खंड कहते हैं। और जो ये बीच वाला एक बताया आपको दक्षिण साइड, विद्यार्थ के दक्षिण साइड में जो बीच वाला है वो आर्य खंड है। उस आर्य खंड में जैसे हमारे भारत क्षेत्र से में तीर्थंकर होते हैं और वो मोक्ष जाते हैं, वैसे ही जितने भी तीर्थंकर होंगे, विदेह क्षेत्र में हम तीर्थंकर कहते हैं, कम से कम 20 रहते हैं, तो वो तीर्थंकर इन आर्य खंडों में ही होते हैं और इन आर्य खंडों में उत्पन्न जीव ही मोक्ष जा सकते हैं। देखिए, मोक्ष जाने के संबंध में क्या है कि कोई क्षेत्र मोक्ष जाने में बाधा नहीं देता। हमको ऐसा लगता है विदेश क्षेत्र से मोक्ष जा सकते हैं और अभी यहाँ भारत क्षेत्र से नहीं जा सकते, तो वास्तव में क्षेत्र मोक्ष जाने में बाधा नहीं पहुंचाता। मोक्ष जाने में बाधा क्या है? जीव की स्वयं की परिणति, जीव के स्वयं के विचार नहीं इतने विशुद्ध हो पाते हैं, जीव स्वयं शुद्ध भाव नहीं कर पाता है, तो वो मोक्ष नहीं जा पाता है। तो ये विदेह क्षेत्र में जो यहाँ आर्य खंड में उत्पन्न होते हैं, उन्हीं जीवों के परिणाम ऐसे हो पाते हैं कि वो मोक्ष जाने का पुरुषार्थ कर सकें, वो मोक्ष जाने जितना काम कर सकें। इसके अलावा जो म्लेच्छ आदि खंडों में और जगह पे जो जीव उत्पन्न हुए हुए हैं, उनको मोक्ष जाने का भाव ही नहीं आता। ऐसा होता है ना, अपने भी समझ लीजिए, भी सब साधन है, अभी मंदिर बंद हैं लेकिन बाहर से दर्शन करने के लिए खुले हैं, बाहर से अपन कर सकते हैं। पर कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग तो जाते हैं बाहर से दर्शन करने, कुछ लोगों को विचार ही नहीं आता कि क्या जाना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे अब जैनों में जो कल 14 को भी नहीं गए होंगे कि मंदिर तो बंद है। तो ऐसा ये खुद के विचारों पे डिपेंड करता है। कोई जगह, कोई क्षेत्र, कोई वो इतना बाधक नहीं होते हैं। तो जो भी जीव चाहे यहाँ विदेह क्षेत्र में उत्पन्न कहीं भी हो, लेकिन वो मोक्ष जाने के परिणाम किन जीवों के होते हैं? जो ये आर्य खंड में उत्पन्न हुए हुए जीव हैं, उनके ही मोक्ष जाने के परिणाम होते हैं। फिर इसके अलावा वो कहीं भी किसी भी जगह पहुंच जाएं, यदि वो मोक्ष जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, मुनि बन गए और आत्मा में एकदम लीन है, और फिर कोई उनको उठा के, उनका समझ लीजिए कोई बैरी हो, दुश्मन हो, कोई देव वगैरह उठा के उनको और कहीं दूसरी जगह डाल दे, यहाँ हमारे भारत क्षेत्र में डाल दे, तो भी वो अगर मोक्ष जाने की उनमें योग्यता है और वो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं तो मोक्ष जा सकते हैं। कोई जगह, कोई क्षेत्र मोक्ष जाने में बाधा नहीं होता है, काल भी बाधक नहीं होता है। असली चीज है वो जीव के परिणाम। तो एक बात पूछो? हाँ बोलिए आशा आंटी। ये 32 के 32 देशों में दक्षिण में ही है क्या आर्यखंड? दक्षिण वाले हिस्से में नहीं, नहीं, मैं यानी ये अपन ने, दोनों तरफ, हाँ अपन ने ऊपर वाला देखा था, अपन ने उत्तर वाला देखा था। उत्तर में दक्षिण साइड है और जो दक्षिण साइड वाले हैं उसमें इधर उत्तर साइड में है। देखिए मैं फिर से बताती हूँ। हाँ, नदी वाली साइड। देखिए, ये देखिए, ये अपना आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये विदेह क्षेत्र में अपना पूर्व विदेह क्षेत्र है। और सीता नदी के उत्तर तट की बात तो अपन ने की, तो सीता नदी के उत्तर तट में ये देखिए, यहाँ पर ये एक ग्रीन कलर की डॉट बनी हुई है, थोड़ी आपको दिख रही होंगी, या नीचे जो आर्यखंड हमने बताया है, आर्यखंड में एक ऐसे ये डॉट्स बनी हुई हैं। ये डॉट हैं, ये अयोध्या बता रही हैं कि यहाँ इन सब, देखिए सभी जगहों पर तीर्थंकरों का जन्म ये अयोध्या कितनी गंगा है और कितनी सिंधु और कितनी रक्तौर है? ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, ये आप सब सॉल्व करें कि जम्बू द्वीप में कितनी गंगा है, कितनी सिंधु है। 16 आप देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि टोटल गंगा नदियां कितनी है। प्रीति बता दो। नहीं, अभी आज कोई नहीं बताएगा, कल सब सोच के आएंगे कि जम्बू द्वीप में टोटल कितनी गंगा नदियां हैं, गंगा सिंधु कितनी है, रक्तोदा कितनी है। देखिए यहाँ आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे ना, ये तो मेरा क्वेश्चन है। चलिए अभी देखते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है, ये
हाँ 17 होती है, 17 गंगा। बस अभी अभी म्यूट हो जाइए सभी लोग। हाँ ज्योति जी बोलिए। कुछ नहीं, आंसर दे रही थी। ठीक है। जम्बू द्वीप के 34, यहाँ मैं पढ़ रही हूँ, स्क्रीन पे आप लोग देखिए। जम्बू द्वीप के 34 आर्य खंडों को दर्शाने के लिए ये ग्रीन कलर का स्वस्तिक बनाया गया है। वो जितने भी आर्य खंड हैं वहां पर अभी ये जो ये देखिए, ये यहाँ ये ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये आर्य खंड बता रहा है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जो विदेह क्षेत्र में अपन ने देश बनाए हैं 32, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सीता नदी के उत्तर साइड में 8 हैं। इसी तरह से यहाँ तो ये जो दक्षिण वाले साइड में, सीता और सिदोदा के दक्षिण साइड में जो देश हैं उनमें आर्यखंड नदी की, यानी दोनों ही साइड नदी की तरफ आर्यखंड है, इतना आप ध्यान रख लीजिए। सीता नदी के पास वाला जो हिस्सा है वो आर्यखंड आएगा दोनों साइड में, उत्तर में भी और दक्षिण में भी, इधर सीतोदा में भी। आ गया, समझ में आ गया। देखिए और सबको आया कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मैंने क्या बताया आप लोगों को पता चला? इधर बोर्ड पे देखिए आप लोग। और वक्षाल पर्वत के जो जिनालय है वो भी नदी की तरफ ही। हाँ देखिए, ये अपन ने ये विदेह क्षेत्र है अपना, और इसमें ये समझ लीजिए अपन ने अभी 2 देश बनाए हैं इधर, और ये सीता नदी है। आज नहीं आ रही। ये सीता नदी है और ये अपन ने 2 देश बनाए हैं 8 देशों में से। तो इसमें ये जो सीता नदी के उत्तर साइड में ये विजयार्ड पर्वत हुआ, और ये गंगा और सिंधु नदी। ये सीता नदी के दक्षिण साइड में विजयार्ड पर्वत हुआ, और ये रक्ता और ये रक्तोदा नदी। इस तरह से ये नदियां हैं। तो आर्यखंड कौन सा होगा कि ये जो सीता नदी के उत्तर वाला हिस्सा है उसमें भी ये आर्यखंड है, ये जो नदी के पास में है, बीच वाला। और सीता नदी के दक्षिण साइड में भी आर्यखंड कौन सा होगा? ये जो नदी के साइड में है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये जो मैंने बात बताई है अभी आपको, आर्यखंड, इस आर्यखंड की डॉट लगी हुई है। अपना ये जो नक्शा है आप अपने मोबाइल में उसको जूम करके देखेंगे तो ग्रीन कलर के आपको स्वस्तिक ऐसे साथ ही बने हुए दिखेंगे, और ये आर्यखंड इस तरह से सब जगह ऐसे बने हुए हैं। तो अभी टोटल कितने खंड हो गए? ये एक, वापस से बताओ, मैं हाँ वापस से समझा। देखिए, ये विदेह क्षेत्र है। इस विदेह क्षेत्र में ये अपन ने एक देश बनाया है। एक देश है सीता नदी के उत्तरी तट पर और दूसरा है सीता नदी के दक्षिणी तट पर। तो प्रश्न ये है कि इनमें आर्यखंड कौन सा होगा? तो सीता नदी के उत्तरी तट पर जो देश है उसमें तो ये आर्यखंड है जो नदी के पास वाला है, यानी दक्षिण साइड में बीच वाला। और सीता नदी के दक्षिणी तट पर जो देश है उसमें आर्यखंड कौन सा होगा कि वो भी ये जो नदी के पास वाला है। क्वेश्चन है यहाँ, हाँ जैसे आप यहाँ रिवर के नाम तो रक्तोदा है, हाँ और खंड नाम आर्यखंडी है। हाँ, खंड के नाम आर्यखंडी है। वो ऐरावत में भी आर्यखंडी बोलते हैं, भरत क्षेत्र में भी आर्यखंडी बोलते हैं। तो खंडों के नाम तो वही है, आर्यखंड, मलेच्छखंड। अच्छा, नदी खाली डिफरेंट होगी, नीचे हाँ वाले में रक्तोदा। हाँ, नदियां डिफरेंट हैं पर खंडों के नाम वही हैं। तो ये यानी आर्यखंड कौन सा हमको नक्शे में बनाना होगा? तो ये विदेह क्षेत्र में आर्यखंड सीता नदी के पास वाला जो बीच का है वो इधर होगा, और पश्चिम विदेह में भी सीतोदा के पास वाले जो होंगे वो आर्यखंड होंगे। देखिए आप स्क्रीन पे देखिए आप, ये देखिए पश्चिम विदेह है, ये पश्चिम विदेह, अपर विदेह लिखा है। ये पश्चिम विदेह में ये ग्रीन कलर के स्वस्तिक बने हुए हैं सीतोदा के पास वाले एरिया में। तो 1 2 3 4 5 6 7
आप लोगों को मैं स्क्रीन पे बताती हूँ तो समझ में आता है कि नहीं? सबको दिखाई, मतलब कोई ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आता हो? बिल्कुल आ रहा है समझ। आ रहा है कि मुझे ज्यादा पता नहीं चल पाता। बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से आ रहा है। इस तरह से ये आर्य खंड है। देखिए, अभी हमको विदेह क्षेत्र की बहुत वो महिमा रहती है। थोड़ा बहुत जो स्वाध्याय करते हैं और वो ऐसा सुन लेते हैं, स्वाध्याय में ऐसा पढ़ने में आता है कि यहाँ से भरत क्षेत्र से तो मोक्ष होता नहीं है और विदेह क्षेत्र से हमेशा मोक्ष होता रहता है, इसलिए अपने को तो विदेह क्षेत्र में चलना चाहिए, तो वहां से तो हमेशा मोक्ष होता है। लेकिन ये विदेह क्षेत्र में कितना एरिया है जहां से मोक्ष हो सकता है? आप देखिए, 32 देश अपन ने देखे है ना, पूरे विदेह क्षेत्र में 32 देश हैं और हर देश के 6-6 खंड किए, तो हर देश के 6-6 खंड किए, कितना हो जाएगा ये? प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30। 28 हो जाएगा ना, 288। 288 कैसे होगा? 192 हो गए, 192 होंगे ना, 192। यानी टोटल ये पार्ट्स कितने हो गए? देखिए, कैलकुलेशन कुछ बड़े लोगों को नहीं समझ में आ रही हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी हमको इससे भाव भासना होगी। हाँ ज्योति जी बोलिए। हाँ दीदी, मेरा वही क्वेश्चन था, मतलब मैंने पूछ लिया था। नदियाँ रक्तोदा बोल रहे हैं ना? हाँ, तो वहाँ पे क्षेत्र मतलब जो है ऐरावत, भरत क्षेत्र ही बोलेंगे, ऐरावत क्षेत्र? नहीं, भरत क्षेत्र नहीं, वो देशों के नाम अलग अलग हैं। कल अपन ने पढ़ के देखे थे, कच्छा, सुकच्छा, वो नाम तो इनके ये हैं। ये जैसे इधर नाम, नहीं बोलने वहाँ पर। देशों के नाम तो अपने अलग अलग हैं, लेकिन नदियों के नाम वही हैं, नदियों के नाम वही हैं। देश, आपने क्या बोला? क्या चीज है? देखिए आंटी, 32 देश देखे थे अपन ने विदेह क्षेत्र में। अब एक एक देश के 6 खंड हैं। 6 खंड समझ में आए आपको? एक एक देश के 6 खंड हैं, तो टोटल कितने खंड हो गए? उसके लिए गुणा किया अपन ने, तो ये 192 हो गए। ठीक है, अब इसमें से, समझ में आ गया है। अब इसमें से 192 में से आर्य खंड कितने हैं? 192 आर्य खंड कितने हैं? 32। जितने देश हैं, हर देश में एक आर्य खंड है। एक आर्यखंड है। हर देश में आर्य खंड तो एक ही है, इसलिए आर्य खंड तो 32 हैं। और अब कितने बचे अपने पास में? 160 म्लेच्छ खंड हैं। रेशो देखो आप, म्लेच्छ खंड का मतलब है वहां धर्म वरम नहीं होता है, जहां, उसे कहते हैं म्लेच्छ खंड। हमको विदेह क्षेत्र जाने की लालसा रहती है, विदेह क्षेत्र जाएं और वहां से तो कभी भी कोई भी मोक्ष चला जाएगा, लेकिन हम रेशो निकालें। अगर हम विदेह क्षेत्र गए, हमने ऐसी भावना भाई कि विदेह क्षेत्र में जाके जन्म ले लेते हैं अपन तो, और विदेह क्षेत्र चले गए और विदेह क्षेत्र में जाके यदि म्लेच्छ खंड में हमारा जन्म हो गया तो उसे तो यही अच्छा थोड़ा बहुत। हाँ जी, अरे तो आर्यखंड को हम सोच के चलते हैं, लेकिन वो जगह कितनी कम है, जीव तो और जगह भी पैदा होंगे ना। रेशो कितना कम है, 192 में से 192 में से केवल 32 है। अब वो कितनी सीट किसको मिलेगी? सीट्स कितनी कम है, सीट्स कितनी कम है। देखिए नहीं, विदेह क्षेत्र में जाके जन्म लेने की भावना मिथ्या दृष्टि रहने की भावना है, क्योंकि विदेह क्षेत्र में जो जन्म लेंगे, यहाँ से भरत क्षेत्र से जाएंगे, अगर भरत क्षेत्र में अभी यहाँ जिनको सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वो नियम से देवगति में जाएंगे, वो मनुष्य नहीं बनेंगे, और कदाचित पहले मनुष्य आयु का बंध कर लिया हो तो भोग भूमि में जाएंगे। विदेह क्षेत्र कर्म भूमि है। सम्यक दृष्टि मनुष्य मर के, पहली बात तो मनुष्य होता नहीं है, कदाचित मनुष्य हो तो भोग भूमि का मनुष्य होता है। ये विदेह क्षेत्र कर्म भूमि है, इसलिए यहाँ जो भी जाएंगे मनुष्य नियम से, वो नियम से मिथ्या दृष्टि ही होंगे विदेह क्षेत्र में। तो हम ये भावना भा रहे हैं अगर हमको विदेह क्षेत्र में आर्यखंड भी मिल जाए तो हम मिथ्या दृष्टि मरे यहाँ से, ऐसी भावना है। हम क्यों मिथ्या दृष्टि यहाँ से जाएं?
हम तो अभी, वहां का क्या पता, अभी परिणाम बदल जाते हैं। अभी आज हमारे, अभी देखो आप 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, 2 दिन पहले जो परिणाम थे सबके परिणाम, तो इस बार थोड़ा माहौल इतना खराब नहीं है, वरना तो पड़वा के दिन ऐसा माहौल होता है, सारा त्याग व्याग सब छूट जाता है और बस पूरे राग रंग में जितना धर्म ध्यान किया होता है वो सारा एक ही दिन में निकल जाता है। तो 1 मिनट में परिणाम। ध्वनि सुनने मिलेगी, यहाँ भी हमारे पास जिनवाणी है दूसरे ध्वनि की, तो हाँ, वो सब कुछ वैसे देखा जाए तो इसलिए वो विदेह क्षेत्र की जो हमको चमक दिखती है ना, विदेह क्षेत्र में भी एक्चुअल में क्या क्या है, कि एक्चुअल में तो इतने सारे म्लेच्छ खंड हैं, केवल 32 ही आर्य खंड हैं, और उन 32 आर्य खंडों में ही धर्म आदि की जो चर्चा है, तीर्थंकर वगैरह जो होते हैं वो सब इन्हीं में होते हैं। इसलिए हम अभी जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। एक वाक्य है बड़े पंडित जी साहब का कि जो हमको मिला है उसमें संतुष्ट रहे, वो हमारे को अपना काम करने के लिए सफिशिएंट है। जो कुछ हमको मिल गया है, ये मनुष्य पर्याय, जैन कुल, जिनवाणी सुनने का अवसर, ये हमको पर्याप्त है अपना कल्याण करने के लिए। हमको कहीं विदेह क्षेत्र में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हमको और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हमको जितना जो कुछ मिल गया है ये अपने भाव का अभाव करने के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, संसार परिभ्रमण का अभाव करने के लिए ये सफिशिएंट है, इसमें अपना काम हो सकता है। फिर क्यों इधर उधर हम जाने की, अभी जो मिला है उसको तो यूज ले नहीं रहे, बाद में करेंगे। तो अभी को जब यूज नहीं किया तो बाद में क्या मिलेगा। जो अभी जिसको कोई सुविधा मिली हो और उस सुविधा को वो यूज नहीं ले तो बाद में वो सुविधा भी नहीं मिलती है। इसलिए हमको जो ऐसा दिखता है विदेह क्षेत्र, वो विदेह क्षेत्र की महिमा है कि वहाँ तीर्थंकर सदा विद्यमान रहते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन वो अलग बात है, पर अभी हम जहाँ हैं वहां से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अपन। हाँ बोलिए। एक बात पूछूं? बोलिए। विदेह क्षेत्र में जो सम्मोचन लगता है भगवान का, हरिहंतों का, वो खाली आर्यखंड में ही लगता है, मलेच्छ खंड में नहीं जाते? आर्य में ही, आर्य में ही लगेगा, आर्यखंड में। और ऐसा अपन को लगता है, अगर देखिए कौन कौन हैंड रेज कर रहे हैं, रुकिए। हाँ अंकल आपको पूछना है? हाँ बोलिए। वैसे भरत क्षेत्र के अंदर है, अपने यहाँ पे भरत क्षेत्र के अंदर है, मलेच्छ खंड में नहीं जा सकते आर्यखंड से, तो वहाँ भी तो विदेह क्षेत्र में भी तो आर्यखंड से मलेच्छ खंड में थोड़ी जा सकते होंगे। हाँ आर्यखंड से म्लेच्छ खंड में तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर म्लेच्छ में जन्म हो गया तो म्लेच्छ से आर्य में भी नहीं आ पाएंगे। इसमें तो भरत क्षेत्र में भी हो सकता है। हाँ भरत क्षेत्र में भी हो सकता है, वो तो बात तो अभी हम हो गए, अभी हम यहाँ आर्यखंड में हैं, फिर इसके बाद में हम वहां जाने की सोचें कि हम वहां जाके कर लेंगे, यहाँ नहीं कर रहे और वहां जाके कर लेंगे, ऐसी भावना जो हमारी रहती है, उसके लिए ये बात कही कि उस भावना का कोई मतलब नहीं है। जिसको यहाँ नहीं करना उसको वहां भी नहीं करना होगा। हाँ पारुल बोलिए। विद्यमान तो 20 तीर्थंकर होते हैं और नदियाँ 32 हैं। नहीं, वो 20 इनमें सब में नहीं होते, हम कल देखेंगे। कल परसों मैंने एक दिन कहा भी था कि जम्बू द्वीप में 4 ही तीर्थंकर हैं अभी, विद्यमान 20 पूरे 2.5 द्वीप में होते हैं। जम्बू द्वीप में उनमें से 4 ही हैं, सीमंदर, युगबंदर, बाहु और सुबाहु। कल हम देखेंगे, जब तक सबको पूरी 32 समझ में आ जाएंगी तभी हम तीर्थंकर कहाँ पर हैं वो देख पाएंगे। कल मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछूंगी कि कहाँ पर है। अब मैं कैसे पूछूंगी, आप कैसे बताएंगे मुझे उंगली लगा के, देखते हैं। चलिए। हाँ अभी मलेच्छ का मतलब मछली होता है क्या? नहीं, म्लेच्छ का मतलब मछली नहीं है। म्लेच्छ का मतलब है जो धर्म आदि, मतलब धर्म वगैरह से रहित हैं, धर्म नहीं करते हैं, जहाँ धर्म नहीं होता है, धर्म की भावना भी नहीं होती है, वो म्लेच्छ कहलाते हैं। बस खाओ पियो ऐश करो, और क्या रखा है धर्म कर्म में। जैसे ही मनुष्य होते हैं। हाँ अपने जैसे ही मनुष्य होते हैं। और धार्मिक क्रिया भी वैसी होती है यहाँ की जैसी आर्यखंड में? आर्यखंड में होती है, म्लेच्छ खंड में नहीं होती। हाँ फिर वहाँ पे होता है म्लेच्छ खंड में बस वो भोग भोगते हैं, खाते पीते हैं, जैसा जो कुछ, जैसे अपने हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना मंदिर जाते हैं ना कुछ और करते हैं, बस कमाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, टीवी देखते हैं, घूमते फिरते हैं, बस ऐसा कुछ करते हैं। मंदिर तो होते ही है
या नहीं होते? नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। वहाँ सदा चतुर्थ काल विद्यमान रहता है क्या? हाँ, वो अपन काल की चर्चा म्लेच्छ खंडों में कौन सा रहता है वो अपन करेंगे थोड़े दिन बाद, काल की चर्चा। आर्य खंडों में? आर्य खंडों में सदा चौथा रहता है, आर्य खंडों में सदा चौथा रहता है। दीदी वहाँ की जो रानियां हैं वो रानी बन के तीर्थंकर लेकर आते हैं, तो मलेच्छ खंड में से आते भी है ना आर्य खंड में? हाँ, वो फिर कैसे आते हैं? वो शादी करके आती है, वो चक्रवर्ती की पत्नियां होती है, तीर्थंकर की नहीं, चक्रवर्ती की। वो कुछ अलग एक्सेप्शन है। राजाओं को जीत कर। चलिए, पारुल आपको पूछना था कुछ? नहीं, और किसका हैंड था? भारती आंटी। मैं कह रही थी कि ये जो अपन जो भावना भाते हैं ना कि विदेश क्षेत्र में आर्यखंड में जन्म हो, तो वो हम लोग निदान कर रहे हैं ना। हाँ वो तो और खराब हो। हाँ, निदान बिल्कुल। करके आप पहुंचेंगे तो आपको सम्यक दृष्टि तो यही इसी जन्म में हाँ, होना है ना। ठीक है। हाँ, ज्योति जी आप बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना, वो 3 क्षेत्र की कर रहे हैं। 4 क्षेत्रों में क्या होता है बचे हुए? वहाँ भोग भारत, ऐरावत, विदेश क्षेत्र की। हेमवत, हरि, रम्यक और हिरण्यवत वहाँ भोग भूमि है। हेमवत में जगन्य भोग भूमि है, हरि क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि है, और इधर ऐसे ही रम्यक में और हिरण्यवत में, तो रम्यक में मध्यम भोग भूमि है, हिरण्यवत में जगन्य भोग भूमि है। वो भोग भूमि की चर्चा हम वहाँ भोग भूमि की चर्चा हम करेंगे, अभी आगे थोड़ा प्रकरण आएगा तब उसको देखेंगे। सब लोग आगे आगे पूछते हैं। एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, कुछ कुछ सुना हुआ होता है, तो वो प्रश्न उठते ही हैं, और ऐसे जिज्ञासा रहती है एक ही दिन में सारा जान लिया जाए। मुझे लगा वहाँ आगे बात नहीं हुई, तो चलिए, नहीं करेंगे अपन। चलिए, और किसी? आपको आगे के सूत्रों का पता नहीं है ना, इसलिए पूछने में आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़ा बहुत पॉसिबल होता है, शॉर्ट में होता है, तो मैं बता देती हूँ, और डिटेल में फिर अपन आगे ही बात करेंगे। हाँ प्रीति। तो अपने यहाँ जैसे 16 खंड वो मतलब शलाका पुरुष होते हैं, वैसे ही विदेश क्षेत्र में भी होते हैं, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण। हाँ, पर अपने तो काउंटिंग वाले होते हैं, क्योंकि अपने एक पर्टिकुलर टाइम है कि इतने कुड़ाकुड़ी सागर के टाइम में होने, वहाँ होते रहते हैं। वहाँ तीर्थंकरों की भी ऐसे मैक्सिमम है संख्या, लेकिन बाकी और चक्रवर्ती वगैरह भी होते रहते हैं वहाँ पर। हाँ प्रीति, आप बोल रहे हो कुछ? हाँ, वो कुछ अयोध्या का कुछ आप बता रहे थे, शायद हुआ नहीं। वो अयोध्या मतलब वो आर्यखंड, आर्यखंड ही बोल रही थी मैं, मुंह से अयोध्या निकल गया था, वो आर्यखंड ही है। चलिए, हो गए सबके? अभी जिन लोगों ने पाठ नहीं किया है वो रुक सकते हैं, बाकी। हाँ बोलिए। मैं एक बात चाह रही थी आपसे। हाँ, वो मलेच्छों के बारे में कुछ बता सकते हैं? मलेच्छों की विशेषता। देखो, म्लेच्छों के बारे में इतना ही है, जैसे हम लोग होते हैं वैसे ही वो मनुष्य होते हैं। और जैसे अपने यहाँ पहले कहते थे अमेरिका वगैरह के लिए म्लेच्छ हैं। म्लेच्छ का मतलब है जहाँ उनको धर्म आदि की नहीं है, खान पान का विचार नहीं है, समझ लीजिए इस तरह का लोक व्यवहार का भी विचार नहीं है, जिस तरह से कोई अणुव्रत इस तरह की कोई चर्या नहीं है, तो वो कहलाते हैं म्लेच्छ। मतलब बाकी सब कुछ हमारे जैसा ही होता है, कमाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन वो धर्म का विचार नहीं आता, धार्मिक क्रियाएं नहीं होती, धार्मिक भावनाएं नहीं होती, बस विषय भोगों में रहते हैं। जिसको पास जितनी सुविधा है, अपने पुण्य की पाप की उदय से जिसको जैसा मिला हुआ है उसमें मस्त रहते हैं। तो यहाँ आर्यखंड में तो धार्मिक माहौल है, भले अलग अलग टाइप के भी धर्म है अपने, समझ लीजिए, लेकिन धार्मिक माहौल है। वहाँ ऐसा कुछ धर्म के नाम पे या धार्मिक कुछ माहौल नहीं होता, बस 5 इंद्रियों के विषय हैं, उनको भोगते हैं, उसमें लीन रहते हैं। लेकिन अभी आर्यखंड में भी म्लेच्छ का जैसा हाल हो रहा है, बहुत कम परसेंटेज। हाँ, और फिर छठा काल में तो एकदम ही चला जाएगा, वो तो म्लेच्छ ही हो जाएगा। छठे काल में धर्म नहीं होता, म्लेच्छ तो क्या कहेंगे उसको, लेकिन धर्म नहीं होता है, धर्म का अभाव हो जाता है। अभी भी तो बहुत अभाव है। चलिए, अभी अब जिन लोगों ने पाठ नहीं किया है
वे रुके रहें, करना चाहते हो तो, बाकी जो जाना चाहते हैं वो जिनवाणी स्तुति बोल के जा सकते हैं। अब मुझे पता किस किसने नहीं किए हैं। मैंने नहीं किया था। हाँ ज्योति जी, आप शुरू करिए, पहले सूत्र से शुरू करिए।